अंग्रेजी चुड़ैल। ये कहानी है इंग्लैंड के लंदन शहर के नजदीक बसे हुए छोटे से गांव पैरीपोना की। पैरीपोना घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत गांव था। जैसे ही विदेशी लोग हिंदुस्तान घूमने आते हैं, ठीक वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी विदेश घूमने जाते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त लंदन देखने पहली बार इंग्लैंड गए। उनमें राजू भी था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घूमना और घने जंगलों में रात भर जानवरों की तरह घूमना राजू को काफी पसंद था। 15 दिन राजू दोस्तों के साथ लंदन घूमता रहा। उन्होंने एक गाइड लिया था, वो उन्हें शहर की जानकारी दे रहा था। 15 दिन बाद ही राजू लंदन घूमकर बोर हो गया। यार माधव, मैं बोर हो गया हूँ यार। चलो ना पहाड़ों और जंगलों में चलते हैं, तूफानी करते हैं, मजा आएगा। मैंने तो एक गांव भी सर्च किया है, ज्यादा दूर नहीं है पैरीपोना। पैरीपोना का नाम सुनते ही अंग्रेज गाइड डर गया। नो नो, पैरीपोना नो। अभी से क्या हो गया यार? ये हमें पैरीपोना नहीं घुमाएगा? नहीं यार, इसने तो पहले ही बता दिया था ये शहर के बाहर नहीं जाएगा, और पैरीपोना तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या है पैरीपोना में? पहाड़ और जंगल के बीच बसा खूबसूरत सा गांव तो है। इसे छोड़, तुम लोग तो आओगे ना? नहीं यार, अब तक बस शहर घूमे हैं। इस शहर को मुंह लगाना अभी बाकी है, तू समझ रहा है ना? पैरीपोना के प्रति राजू के मन में और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया और वो अकेला ही ट्रेन में बैठकर निकल गया। जब वो निकला तब शाम थी। पैरीपोना पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। चारों ओर काले काले पहाड़ और घने घने जंगल और बीच में बसा पैरीपोना। ये देखकर राजू का दिल खुश हो गया। चलो मजा आने वाला है। अभी गांव घूमना ठीक नहीं, लोग खाना खाकर आराम कर रहे होंगे। रात भर जंगल पहाड़ों पर टूट पड़ता हूँ, सुबह सुबह गांव लौट जाऊंगा। राजू ने टॉर्च निकाला और जंगल घूमने लगा। जंगल में खूंखार जंगली जानवर थे, लेकिन राजू को आदत थी अपने आप को बचाता हुआ वो जंगल काट कर पहाड़ की नोक पर पहुंच गया। राजू को काफी प्यास लगी थी, उसके पास पानी भी नहीं बचा था। थक गया। ये पहाड़ कुछ ज्यादा ही टफ है, यहाँ कहीं पानी मिलता तो अच्छा होता। ऐसा कहकर राजू टॉर्च घुमाने लगा कि अचानक अंधेरे में बैठी एक बुढ़िया फोकस हुई और राजू डर गया। कौन है? कौन है वहाँ? डोंट वरी, मैं सानिटा हूँ, यही पहाड़ पर रहती हूँ। तुम्हें पानी चाहिए ना? पानी का नाम सुनकर राजू भागता हुआ बुढ़िया के पास गया और उससे पानी लेकर पी गया। आप हिंदी भी बोल लेती हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कई इंडियंस आते हैं, मैं उनके सवाल सुन सुनकर हिंदी सीख गई। सवाल सुनकर? बहुत ठंड है ना, विस्की पियोगे? ये सुनकर तो राजू का मूड बन गया। हाँ, जरूर पीऊंगा। तो आओ मेरे पीछे। राजू सानिटा के पीछे पीछे एक झोपड़े में चला गया, जिसका छत नहीं था, सिर पर चांद लटक रहा था। कमाल का झोपड़ा है। तभी राजू की नजर लकड़ी के पीपे पर पड़ी। लगता है इसमें विस्की है। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन सानिटा नहीं थी। लगता है किसी काम से बाहर चली गई। मैं विस्की पी लेता हूँ। जैसे ही राजू ने पीपे का ढक्कन खोला, उसका दिल दहल गया, क्योंकि अंदर विस्की नहीं, एक भयानक अंग्रेजी चुड़ैल बैठी थी। राजू घबरा गया। चुड़ैल हंसते हुए बाहर आई। सानिटा, सानिटा। अरे बुद्धू, मैं ही सानिटा हूँ। तुम्हें फंसा कर यहाँ लाई हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भूखी हूँ, तुम्हें खाना चाहती हूँ। अब समझा गाइड पैरीपोना क्यों नहीं आना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जरूर बचने का मौका जरूर दूंगी। मुझे कोई भी एक सवाल पूछो, मैंने सही सही जवाब दिया तो तू मरेगा। मुझे जवाब नहीं आया तो मैं जल जाऊंगी और तुम
बच जाओगे। पूछो, जितना मुश्किल सवाल पूछना है पूछो, बस याद रहे सवाल एक ही पूछना है। राजू दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सवाल पूछा जाए जो सबसे मुश्किल हो और जिसका जवाब चुड़ैल ना जानती हो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। ऐसी मुसीबत में आसान काम भी मुश्किल हो जाता है और इसने तो मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। मतलब मुश्किल सवाल का जवाब देना इसके लिए आसान है। राजू को सोचता देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की भयानक आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी, जिससे पहाड़ थरथरा उठे। क्या हुआ? सवाल का जवाब नहीं, सवाल मांगा है, वो भी सबसे मुश्किल सवाल जो तुम्हारी जान बचा सके। मुंह तो ऐसे बना रहे हो जैसे मैंने ही तुमसे कोई सवाल पूछा हो। सोचने तो दो। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन जान बचेगी तो खाऊंगा ना। सोच राजू, सोच, जल्दी सोच। इस प्रकार राजू ने काफी देर सिर खुजाया, लेकिन उसे एक भी मुश्किल सवाल नहीं सूझा। उसके दिमाग में सवाल तो बहुत थे, लेकिन सवाल तो बहुत है, लेकिन चुड़ैल झट से जवाब दे देगी और मैं मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, घटिया सवाल पूछकर मुर्गे की तरह हलाल नहीं होना है मुझे। मुर्गा, मुर्गी का अंडा। हाँ। अचानक राजू जोर से चिल्लाया। मिल गया सवाल, मिल गया। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो गई। अच्छा, मैं भी तो देखो कितना मुश्किल है। जो भी इस झोपड़े में आया है वो कभी बाहर नहीं गया, इतना याद रखो। चलो पूछो। मैं तुमसे जो सवाल करने जा रहा हूँ वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन कभी जवाब ना दे सका। इसका सही जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे तो फिर जल्दी से पूछो। सवाल ये है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? पहले मुर्गी आई कि अंडा? अंडा नहीं, मुर्गी नहीं, अंडा, मुर्गी, अंडा, मुर्गी। इस प्रकार चुड़ैल अंडा मुर्गी करती रही और सवाल में उलझ गई। थोड़ी देर बाद अचानक चुड़ैल जलने लगी और देखते देखते जलकर भस्म हो गई। कहा था ना मैंने, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। इस प्रकार राजू ने अपने सवाल से और साथ ही साथ पूरे पैरीपोना को चुड़ैल के चंगुल से आजाद भी किया। वैलेंटाइन वाली रात। कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहाँ आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है।
मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहन कर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे। तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही। बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। भूतनी का प्यार। राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव
उसका प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा के रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूकने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम। ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है, उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। वो इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया और किसी को पता नहीं चले, इसलिए सड़क के पास ही दफना दिया। मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है
और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। देवाशीष अपनी पत्नी जेनी के साथ यूएस में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, बस एक दादा थे जो पूना में रहते थे। देवाशीष साल में एक बार जेनी को लेकर दादा से मिलने आया करता था। एक दिन देवाशीष को इंडिया से कॉल आया और देवाशीष फौरन जेनी के साथ इंडिया आया। दोनों पूना दादाजी के घर पहुंचे तो लोगों की काफी भीड़ थी, पुलिस भी मौजूद थी। मौत 15 दिन पहले हुई है। अकेले रहते थे इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने खबर की। देवाशीष और जेनी अंदर आए और लाश को लिपटकर रोने लगे। दादाजी, ये क्या हो गया? मेरे शादी में चलते तो ये सब ना होता। क्यों यहाँ रहने की जिद पड़ रहे? क्यों? देवाशीष और जेनी ने दादाजी का क्रियाकर्म किया और कुछ दिन इंडिया में ही रहने का फैसला किया। दादाजी तो नहीं रहे, अब उनकी ये प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। जैसा तुम ठीक समझो। जेनी और देवाशीष दादाजी के घर में रहने लगे। एक सुबह दोनों सो रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवाशीष ने दरवाजा खोला तो सब्जी वाली खड़ी थी। साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सॉरी, नहीं चाहिए। देवाशीष और जेनी को अमेरिकन खाने की आदत थी। वो रोज अमेरिकन खाना ऑर्डर करते रहे और खाते रहे, लेकिन सब्जी वाली भी रोज सुबह दरवाजे पर दस्तक देती रही। साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। देवाशीष रोज उसे मना करता रहा, फिर भी वो रोज आती रही। एक दिन देवाशीष का पेट खराब हो गया और उसने जेनी से कहा, जेनी, हम इंडिया में हैं तो हमें यहीं का खाना खाना चाहिए। अमेरिकन खाना यहाँ के क्लाइमेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हम कल सब्जी वाली से सब्जी ले लेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। जेनी और देवाशीष सो रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों जाग गए। अब इस वक्त कौन है? मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर देवाशीष ने जाकर दरवाजा खोला तो वही सब्जी वाली खड़ी थी। तुम तो सुबह आती हो ना, अब रात में भी आना शुरू कर दिया। ये कोई टाइम है आने का? देवाशीष चिल्लाया तो जेनी वहां आ गई और वो भी सब्जी वाली को देखकर चकित हो गई। आपको सब्जी खरीदनी थी तो सब्जी लाई हूँ। ठीक है, लाओ इधर। देवाशीष ने सब्जी की टोकरी ले ली और जेनी को सौंप दी। ये अंदर रखो और आते वक्त पैसे भी लेकर आना। जेनी टोकरी लेकर अंदर आई। उसने टोकरी रखकर उसका ढक्कन खोला तो उसका दिल दहल गया। टोकरी में सब्जियां नहीं, हड्डियां भरी थी। वो फौरन देवाशीष की तरफ भागी। इधर देवाशीष सब्जी वाले से बात कर रहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हमें सब्जी खरीदनी थी? क्योंकि मैं इंसान नहीं, भूत हूँ। अचानक सब्जी वाली भयानक भूत बन गई। देवाशीष की आंखें फटी की फटी रह गई। भागते हुए जेनी आई और उसने भी सब्जी वाली का रूप देखा तो वो मूर्छित हो गई। जेनी, संभालो खुद को। देवाशीष ने जेनी को संभाला और दरवाजा बंद कर दिया। सब्जी वाली भूतनी हंसते हुए गायब हो गई। जेनी को लेकर कांपता हुआ देवाशीष अंदर आया। उसने जेनी को सोफे पर बिठाया। जेनी, डरो मत, मैं पानी लाता हूँ। देवाशीष पानी लेने किचन में भागा और अंदर का नजारा देखकर वहीं थम गया। सब्जी की टोकरी पर एक जवान लड़की का भूत रो रहा था। देवाशीष को देखकर लड़की का भूत रोते रोते उसकी तरफ बढ़ने लगा। देवाशीष चिल्लाने लगा, जेनी भागो, खतरा है यहाँ। ऐसा कहकर देवाशीष हॉल में भागा तो सोफे पर जेनी नहीं थी। जेनी, कहाँ हो तुम? तभी देवाशीष को एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। देवाशीष कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा सब्जी वाली का भूत जेनी से जमीन खुदवा रहा है। खोदो खोदो, गहरा खोदो। अचानक देवाशीष को पीछे से किसी ने धक्का दिया
वो कमरे में आ गिरा। उसने पीछे देखा तो पीछे जवान लड़की का भूत खड़ा था। आ गए तुम भी खोदो। आप दोनों कौन हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदाई करो, सब समझ जाओगे। देवाशीष और जेनी रोते हुए कमरा खोदने लगे। गहराई में जाते ही 2 कंकाल बाहर आए। कंकाल देखकर दोनों चौंक गए। ये कंकाल किसके हैं? यहाँ कैसे आए? एक कंकाल मेरा है और एक कंकाल मेरी बेटी का। हम मर चुके हैं। हमें यहाँ दफना कर मार दिया था तेरे दादा ने। झूठ कह रही हो? झूठ लगता है तो मेरी इस बेटी से पूछो जो रो रही है। मेरी बेटी तुम्हारे दादा को सब्जी बेचने आई तो उसने इसके साथ गंदा काम किया। मैं उसे बचाने भागी तो उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती की और हमें मार कर यहाँ दफना दिया। हमने कसम खाई कि तुम्हारे दादा के साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश मिटा देंगे। दादा को तो मिटा दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर दोनों भूतनियों ने देवाशीष और जेनी को पकड़ लिया। गला दबाकर तड़पा कर दोनों को मार दिया और उसी गड्ढे में दफन कर दिया। भूतिया हॉस्पिटल पार्ट 3। ये कहानी है अहमदाबाद की। अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ा और मशहूर अस्पताल था। रोजाना काफी सारे पेशेंट्स वहां अपना इलाज करवाने आते थे। बहुत से पेशेंट्स को भर्ती करवाया जाता और रात दिन उनका इलाज चलता था। अस्पताल में एक ऐसा पेशेंट भी था जिससे ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में 30 साल से कोमा में गया एक पेशेंट डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था और उस पर इलाज हो रहे थे। दरअसल वो कौन था, कहां से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका अस्पताल के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी। दरअसल ये पेशेंट मेडिकल फील्ड से संबंधित एक्सपेरिमेंट करने हेतु अस्पताल ने संभाले रखा था और अस्पताल उसके इलाज का पूरा खर्चा उठा रहा था। लेकिन 30 सालों में इस पेशेंट ने अपनी पलकें भी नहीं झपकी थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल में दिन भर मरम्मत का काम चलने लगा, जिससे ज्यादा पेशेंट्स अस्पताल ने भर्ती नहीं करवाए और रात के वक्त अस्पताल सुनसान पड़ने लगा। ऐसी ही एक काली रात थी। अस्पताल सुनसान पड़ा था और 1-2 नर्स ही ड्यूटी पर थी। जूली नाम की एक नर्स रात के 2 बजे राउंड पर निकली और अचानक चलते चलते एक अंधेरे वार्ड में आ पहुंची। उसकी नजर एक बेड पर पड़ी और जूली यकायक जोर से चीख पड़ी। जूली जोर जोर से चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर बाकी नर्सेज, डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे घेर लिया। क्या बात है जूली, तुम चीख क्यों रही हो? डॉक्टर, वो साफ साफ बताओ जूली, क्या बात है? डॉक्टर, वो पेशेंट 30 साल से कोमा में पड़ा था। हाँ, बेड नंबर 13, उसका क्या? डॉक्टर, वो अपने बेड पर नहीं है वो अपने बेड पर। व्हाट? क्या बक रही हो जूली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर। मैं राउंड पर गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। चलो हम चलकर देखते हैं। नहीं, आप जाओ, मुझे डर लग रहा है। ओहो, तुम यहीं ठहरो, हम जाकर आते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर और नर्सेज उस वार्ड में बेड नंबर 13 के पास गए तो वो पेशेंट 30 साल पुरानी अपनी उसी हालत में बेड पर लेटा था। ये जूली भी ना, लगता है नाइट ड्यूटी का बुरा असर हुआ है उसके दिमाग पर। चलो चलते हैं और उसे घर भेज देते हैं। सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, कोमा में बेड पर लेटे पेशेंट ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें काफी भयानक और गहरी थीं। इधर सब लोग जूली के पास आए और उसे समझाने लगे। क्या जूली, तुम भी बेवजह सबको डरा दिया। बेड नंबर 13 का पेशेंट तो अपने बेड पर ही है, चाहो तो तुम देख आओ। नहीं डॉक्टर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ, हम भी वही कहना चाहते हैं, तुम घर जाकर आराम करो। तभी अचानक से अस्पताल की पूरी इमारत थर्राने लगी, मानो कोई हंस रहा था।
लेकिन वो हंसी कोई मशीन के चलने जैसी थी। ये कैसी अजीब आवाज है, समझ नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज। लेकिन मजदूर तो शाम को ही मरम्मत का काम खत्म करके निकल जाते हैं। कहीं आज नाइट ड्यूटी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, सारे मजदूर तो शाम को ही अस्पताल से बाहर निकल गए। मैं कह रही थी ना, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हम सब निकलते हैं यहाँ से, निकलो यहाँ से। जूली डोंट वरी, शायद कोई मजदूर रुक गया होगा अपना अधूरा काम को पूरा करने। चलो हम चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर के साथ साथ बाकी लोग भी धीरे धीरे वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वार्ड में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर सबकी हालत बिगड़ गई। कोमा पेशेंट काफी भयानक रूप में बेड को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़कर जोर जोर से हिलाता हुआ उछल रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी लगभग ड्रिलिंग मशीन जैसी थी। ये नजारा देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी कंफ्यूज था। हमने गलती की इसको यहाँ रखकर। ये कोमा में जाकर कब का मर गया है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा। भागो यहाँ से, भागो। हाँ सर, जूली ठीक कह रही है। शट अप। अरे इतिहास में पहली बार हमें ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। 30 साल में कोमा में पड़े पेशेंट का यूं अचानक जागना, वो भी इतनी एनर्जी के साथ। इम्पॉसिबल। मेडिकल साइंस के हिस्ट्री में आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके करीब जाने लगा। सर रुकिए, सर। काम डाउन डियर, काम डाउन। क्या तुम बात कर सकते हो? क्या तुम हमें देख सकते हो? बेड नंबर 13, मैं तुम्हारा डॉक्टर, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके करीब जाने लगा। तभी अचानक उस पेशेंट ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर पर जोरदार छलांग मारकर उसे किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह फाड़ कर फेंक दिया। भागो, भागो यहाँ से, भागो, भाग जाओ, भागो। डॉक्टर की उस हालत के बाद मानो पूरे अस्पताल में भागम भाग मच गई। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर अफसोस अस्पताल के सारे दरवाजे खिड़की बाहर से बंद थे और कोई भी मोबाइल या टेलीफोन काम नहीं कर रहा था। वो खूंखार भूतिया पेशेंट अस्पताल में खुले शेर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने अस्पताल में छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर करीब करीब सुबह के 6:30 बजे वो वापस अपने वार्ड में जाकर अपने बेड पर लेट गया और आंख बंद करके फिर से कोमा में चला गया। 8 बजे पुलिस आई और छानबीन शुरू हुई, तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और पुलिस भी हैरान रह गई। सबको मार दिया उसने, बस उस कोमा पेशेंट को छोड़कर। सर, कातिल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। बाहर मीडिया खड़ी चिल्ला रही है, क्या कहें उन्हें? किसने की ये सब हत्याएं? देखो, कह दो कोई अज्ञात हत्यारा हत्याएं करके चला गया है, जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस प्रकार उस दिन के बाद पुलिस अज्ञात हत्यारे की तलाश में भटकती रही। अस्पताल सील करा दिया गया और बेड नंबर 13 पर लेटा हुआ वो कोमा पेशेंट भी अस्पताल के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और उसका राज भी उसी के साथ अस्पताल की 4 दीवारी में कैद हो गया। भूत संहारक दुर्गाष्टमी। शहर में नवरात्रि उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। दुर्गाष्टमी की रात थी, चारों ओर काफी चमक धमक और सबके चेहरों पर रौनक छाई हुई थी। बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया था। काफी सारे भक्तगण माँ दुर्गा की आराधना कर रहे थे। त्रिशूलधारी माँ दुर्गा की आरती चल रही थी। नंदिता भी काफी खुश थी। वो काफी सज धज कर आई थी और माँ दुर्गा की उत्साह से आरती कर रही थी। नंदिता की खुशी की एक और वजह थी। आरती खत्म होने के बाद पंडाल में बैठे भक्तगणों के सामने वो और उसकी टीम नाटक खेलने वाले थे, जिसमें नंदिता माँ दुर्गा बनकर महिषासुर का वध करने वाली थी। नंदिता, तुम रेडी रहो। हाँ, हम आधे घंटे में नाटक शुरू करेंगे। माँ दुर्गा का त्रिशूल ले लो और स्टेज पर नृत्य करना। ऑडियंस में हमारा महिषासुर दिखेगा तो भागते हुए उसकी तरफ जाना और युद्ध करना। 5 मिनट बाद उसका वध करना। जैसे प्रैक्टिस में हुआ था ठीक वैसे ही करना। हाँ, ध्यान रहे किसी को कोई चोट ना पहुंचे।
तुम रोल में बहुत ज्यादा घुस जाती हो। यस सर, डोंट वरी। शहर में ऐसा भक्ति का माहौल था, लेकिन शहर के बाहर एक खंडहर में एक भयानक पिशाच काले काल की आराधना कर रहा था। काले काल प्रकट हो, काले काल प्रकट हो, काले काल प्रकट हो। उसकी पुकार से भयानक काल उसके सामने प्रकट हो गया। बोल, क्यों याद किया काले काल को? शहर में दुर्गा पूजा हो रही है। लोगों के पूजन और आराधना से मैं कमजोर हो रहा हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त करूँ? ये दुर्गा हमेशा ही हमारे रास्ते में आई है, लेकिन इस बार हम उसी के रूपों को मारकर शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा काल संकेत है। पूजा में जाओ और कुछ भी करके 9 बच्चियों को पकड़कर उनका खून पियो, जिससे तुम में दुर्गा जितनी ही शक्तियां आ जाएगी। बोलो जय हो काले काल की, काले काले काल की सदा ही जय हो। काला साया अमर रहे, दिलों में डर बना रहे। फिर काल गायब हो गया और भयंकर पिशाच काफी भयानक हंसते हुए शहर की तरफ भागने लगा। इधर दुर्गा पूजा खत्म हुई थी। लोग पंडाल में बैठ चुके थे। थोड़ी ही देर में नाटक शुरू होने वाला था। नंदिता माँ दुर्गा का गेटअप लेकर और हाथ में त्रिशूल लेकर काफी एक्साइटेड खड़ी थी। बाहर कुछ लोग और बच्चे घूम रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। पंडाल के बाहर एक गुब्बारे वाला खड़ा था, जिसके पास काफी सारे रंगीन और बड़े गुब्बारे थे। दीदी, मुझे भी गुब्बारा चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, मुझे चाहिए, चाहिए मुझे मुझे चाहिए। ठीक है, तुम गुब्बारे वाले के पास जाकर गुब्बारा ले लो। मैं पंडाल में जाकर माँ से पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर दीदी चली गई और छोटी बच्ची गुब्बारे वाले के पास गई। अंकल, मुझे गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे जैसी प्यारी प्यारी गबरी, गुब्बारा चाहिए? रुक। गुब्बारे वाले ने इधर उधर देखा और फिर एक गुब्बारा निकालकर बच्ची के हाथ में दे दिया। जैसे ही बच्ची ने गुब्बारा पकड़ा, वो गुब्बारे में कैद हो गई। गुब्बारे वाले ने फौरन गुब्बारा पकड़ लिया और इधर उधर देखते हुए बोला, ये पहला शिकार। थोड़ी देर बाद बच्ची की दीदी गुब्बारे वाले के पास जाकर बोली, मेरी बहन गुब्बारा लेने आई थी, कहाँ गई? कहाँ गई वो? अपनी दीदी को देखकर गुब्बारे में कैद बच्ची अंदर से रोते हुए चिल्लाने लगी, दीदी, 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 मैं आओ, बचाओ, बचाओ मुझे दीदी। लेकिन उसकी दीदी ना तो उसे सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। तुम्हारी बहन? बताता हूँ, इसे पकड़ो जरा। गुब्बारे वाले ने दीदी के हाथ में एक गुब्बारा दिया। जैसे ही दीदी ने गुब्बारा पकड़ा, वो भी गुब्बारे में कैद हो गई। बचाओ, माँ, माँ बचाओ, माँ, माँ बचाओ। ये दूसरा शिकार। इस प्रकार एक एक करके गुब्बारे वाले ने पूरी 9 लड़कियां गुब्बारे में कैद कर ली। अब यहाँ से निकलता हूँ और खंडहर जाकर इन लड़कियों का खून पीता हूँ। अरे ये क्या? पंडाल में तो कोई लड़की दुर्गा बनकर नाच रही है। नाटक चल रहा है। दुर्गे, असली नाटक तो मैंने खेला है तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और तुम्हारे मूर्ख भक्त, इनका अलग ही नाटक चल रहा है। जरा मैं भी तो देखूं क्या नाटक करती है ये लड़की। नंदिता स्टेज पर माँ दुर्गा के आवेश में नाच रही थी। भाविक हाथ जोड़कर खड़े थे। बाहर गुब्बारे वाला बनकर खड़ा पिशाच हंस रहा था। गुब्बारे के अंदर कैद लड़कियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वो पिशाच के माया में फंसी थी। तभी महिषासुर बना अभिनेता पंडाल के बाहर खड़ा हुआ। डायरेक्टर ने इशारा किया और त्रिशूल लेकर नंदिता माँ दुर्गा के आवेश में महिषासुर की तरफ भागने लगी। महिषासुर भी रेडी था, लेकिन नंदिता ने उसको छोड़ दिया और वो भागते हुए सीधे गुब्बारे वाले के पास गई। अरे नंदिता, क्या कर रही हो? महिषासुर तुम्हारे पीछे है। शिट! नंदिता ने अपने त्रिशूल से सारे गुब्बारे फोड़ दिए। जैसे ही गुब्बारे फूटे, सारी लड़कियां आजाद हो गईं। गुब्बारे वाला पिशाच भी अपने असली रूप में आ गया।
ये सब देखकर सारे लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। ए लड़की, मेरी माया का कवच फोड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, माँ दुर्गा हूँ, माँ दुर्गा हूँ, माँ दुर्गा हूँ मैं। और जब तक मैं हूँ तुम मेरी बच्चियों और भक्तों का कुछ भी अहित नहीं कर सकते। पापी, दुष्ट, तुम कितनी भी शक्तियां बढ़ा लो, हर युग में, हर काल में मैं तुम्हारा वध ही करूंगी। और फिर दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हुआ। काफी देर युद्ध चलता रहा और अचानक दुर्गा ने लात मार के पिशाच को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर अपना पैर रखकर त्रिशूल पिशाच के सीने में घुसाया और त्रिशूल से पिशाच का वध कर दिया। ये नजारा देखकर सारे उपस्थित भक्तगण और नंदिता के डायरेक्टर भी काफी चकित और उल्लासित हो गए थे। नंदिता के शरीर में साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने पिशाच का वध करके संकट का निवारण किया। ये सत्य सभी समझ गए। बोलो दुर्गा माता की जय। सब लोग नंदिता के चरणों में गिर गए और उसके चरण की धूली अपने माथे पर लगाकर धन्य हो गए। भूतनी की शादी। एक शहर में एक मॉल था। किसी कारणवश वो 2 साल से बंद था। उस मॉल में एक भयानक भूतनी रहने आई थी। लगता है मेरी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। मुझे काली रानी की आराधना करनी पड़ेगी। भूतनी दिन रात आराधना करके काली रानी को प्रसन्न करने में जुट जाती है। रात को काली काली, दिन को काला काला, काली रानी के नाम की जपती हूँ मैं काली माला। 2 महीनों तक आराधना करने के बाद काली रानी प्रसन्न होती है और भूतनी को दर्शन देती है। रात रहेगी काली, दिन भी होगा काला, बोल काली रानी की तू क्यों जपती है माला। हे काली रानी, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा उपाय बता कि मैं जवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, तू शादी कर ले, किसी भूत से नहीं, इंसान से। शादी की पहली रात उसे मार देना, तू फिर से जवान हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। ठीक है रानी, अपना काला साया ऐसे ही मुझ पर कायम रखना। काले साम्राज्य की जय हो, जय हो। आशीर्वाद देकर काली रानी चली जाती है और भूतनी दूल्हा ढूंढने में लग जाती है। क्या यार राहुल, तू शादी कब करेगा और हमें पार्टी कब देगा? कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी चिंता मैं दूर किए देता हूँ। मोबाइल दे अपना। ये ले, मैंने इसमें एक डेटिंग ऐप डाल दिया है और तेरी प्रोफाइल भी बनवा दी है। देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे यार, ये देख, कोई ईशा नाम की लड़की है, उसका मैसेज आया है और उसने मुझे डेट पर भी बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सिटी मॉल। अरे भाई, फिर तो तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी वहाँ। वो सिटी मॉल तो 2 साल से बंद पड़ा है। मैं अभी निकलता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सिटी मॉल पहुंचता है। मॉल के सामने ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। हाय ईशा। नहीं, मैं शादी से पहले किसी भी मर्द को नहीं छू सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने मुझे इस मॉल में क्यों बुलाया है? हम किसी बड़े से होटल में मिल सकते थे। ये मॉल मेरे पिताजी का है। होटल में बहुत शोर रहता है, लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अंदर चलते हैं। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल बंद क्यों है? मेरे पिताजी के बहुत सारे बिजनेस हैं। वो अकेले इस मॉल को नहीं संभाल सकते, लेकिन अब ये मॉल फिर से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए जो मुझसे शादी करेगा ये मॉल उसे ही मिलेगा। सच में? मुझे घुटन हो रही है। अब मैं ज्यादा देर इस नकली रूप में नहीं रह सकती।
मुझे जल्द ही इसे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। क्या सोच रही हो ईशा? मुझसे शादी करोगे राहुल? ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और ईशा के दोनों हाथों को थाम लेता है। हाँ ईशा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या किया तुमने राहुल? क्या हुआ? राहुल के हाथ पकड़ते ही ईशा भूतनी के रूप में आ जाती है। ईशा का ये रूप देखकर राहुल कांपने लगता है। भूत, भूत। हाँ, मैं भूत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भागने लगता है। बाहर आकर कार से तेजी से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद बच गया। तभी उसे आवाज आती है, राहुल। राहुल देखता है तो उसके बगल में भूतनी बैठी होती है। राहुल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी कार एक ट्रक को टकरा जाती है। भूतनी हंसते हुए आसमान में उड़ जाती है। इस प्रकार डेटिंग ऐप से भूतनी बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसाती और उनके मना करने पर उन्हें मार देती है। एक दिन सुशांत नाम का लड़का भूतनी से मिलने आता है। भूतनी रूप बदलकर उसे मिलती है। हाय ईशा। सॉरी, मैं शादी से पहले गैर मर्द को नहीं छूती। मुझे पता है तुम ईशा नहीं, भूतनी हो। ईशा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर भी तुम मुझसे डरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुंडली में दोष है। जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो उसी दिन मर जाएगी, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने में डरती है। तो तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं, शादी से पहले पंडित जी एक यज्ञ करेंगे जिसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, फिर हम शादी कर सकते हैं। फिर तुमने ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। और वैसे भी उनसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुमसे शादी करूंगा तो मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लगता है बड़ा लालची है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आज रात को ही शादी करेंगे। तुम पंडित को लेकर आ जाना। रात होती है। मॉल में शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। पंडित बड़ा सा यज्ञ करता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अभी यह जल कन्या को प्राशन करवा दीजिए, जिससे कन्या संकट मुक्त हो जाएगी। ये लो, पियो इसे। इसे पीने से सारा खतरा टल जाएगा और फिर हम शादी करके नया जीवन आरंभ करेंगे। बेवकूफ कहीं का, इसे पता नहीं शादी के बाद तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। भूतनी वो जल पी लेती है। जल पीने के बाद वो जलने लगती है। ये क्या? मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मुझे धोखा, धोखा, धोखा। धोखा तो तुमने मेरे भाई को दिया था। कौन हो तुम? मैं उसी राहुल का भाई हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं उन सारे लड़कों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह सुशांत की होशियारी की वजह से भूतनी के सारे काले इरादे नाकाम हो जाते हैं। भूतनी जल के मर जाती है और शहर से खतरा टल जाता है। बोरवेल वाला भूत। कहानी है पुणे की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसे तो अच्छा है पुणे में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है,
वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं किस कमरे में बोरवेल है? हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई फिर तो। दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद, मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद, क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है। और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना इंडियन पुलिस, ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया। लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी। मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर। तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने
निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली। लालची चुड़ैल। चुड़ैल के सर पर शादी का भूत। गांव का एक नौजवान मदन रात्रि में अकेले अपने गांव जा रहा था। उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। प्यारे नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं एक कुंवारी स्त्री हूँ। क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बात मानोगे तो माला माल हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो कंगाल हो जाओगे। मैं कल तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात पर गौर करना। मैं तुम्हें सोने के झूले में झुलाऊंगी, स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान भी खिलाऊंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र दिलाऊंगी और दुनिया की सैर कराऊंगी। दूसरे दिन। अरे यार रतन, कल रात मुझे एक चुड़ैल मिल गई थी। उसने मुझसे शादी करने की लालच में मुझे घेर लिया था। क्या बात कुछ आगे बढ़ी? अरे मजाक मत कर यार, किसी तरह से वहां से बचकर निकल पाया। उसने कहा शादी करोगे तो माला माल, नहीं करोगे तो कंगाल। तो कर लेना शादी, हो जा माला माल। कैसी बात कर रहा है तू? तू ही कर ले उससे शादी और हो जा माला माल। अरे भाई, मुझे भी उस चुड़ैल से बचाओ। उसके सर पर तो शादी का भूत चढ़ा हुआ है। तुझे कहाँ मिल गई वो चुड़ैल? शादी, माला माल, कंगाल, सोने का झूला, यही सब कहा होगा। हाँ हाँ, यही सब तो कह रही थी। उसके मुंह से शादी की लार टपक रही थी। कई घंटे तक मुझे जंगल में घुमाया, शादी का वादा किया तब ही बच पाया। बधाई हो, बधाई हो। अब मुहूर्त निकाल ले भाई। तू चुप कर। उसी रात चुड़ैल रतन को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है राजा? मेरी बात सुन ले, आजा। दोनों शादी रचाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। मैं मुझे माफ कर दो। मेरी एक बात सुन लो, अपनी ही बिरादरी के किसी भूत से शादी कर लो। तुम इंसान हो, मेरी बात मानोगे। शादी के बाद मेरे आगे पीछे नाचोगे। भूत तो हमेशा अपनी मनमानी करेगा, मुझसे हमेशा आनाकानी करेगा। ठीक है, पंडित जी से जाकर बात करूंगा, फिर कल आकर तुमसे मुलाकात करूंगा। गांव के सारे कुंवारे मिलकर एक बहुत बड़े ऋषि की शरण में चले जाते हैं। हे ऋषिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? ऋषिवर, एक चुड़ैल के सर पर शादी का भूत सवार है। वह हर कुंवारे से शादी करने को तैयार है। हम सभी को बहुत परेशान करती है। हमें उस चुड़ैल से बचाइए, कोई राह दिखाइए। मुझे उस चुड़ैल को यहाँ बुलाना होगा। इसके बाद उसका ब्याह रचाना होगा। इसका मतलब हम लोगों में से किसी एक को बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसी के साथ उसका ब्याह रचाया जाएगा। नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। मैंने एक अलग योजना बनाई है। सुनो, यह एक कुंवारी लड़की थी जो शादी के पहले ही एक दुर्घटना की शिकार हो गई और चुड़ैल बन गई। ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ बुलाया और उसके साथ साथ कई भूतों को भी वहाँ प्रकट किया। हे चुड़ैल, आज तेरा स्वयंवर है। इनमें से चुन ले जो तेरा प्रिय वर है।
चुड़ैल ने एक एक करके सब पर निगाह डाली और एक भूत के गले में वरमाला डालकर निहाल हो गई। उन सब की विदाई हो गई। सारे कुंवारे खुशी से झूम उठे और उन्होंने ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।